नमस्कार। राजस्थान की खास खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। राजस्थान में बुधवार को गहलोत सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों और प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में कई आम जनता से संबंधित ऐसे कई मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं जो जनता को सीधे तौर पर राहत देंगे। सरकार ने पर्यटन, राजस्व, किसान कल्याण और उच्च शिक्षा के साथ ही विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्य रूप से बैठक में 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे। वहीं 4 अक्टूबर को सभी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और 5, 6 और 7 अक्टूबर को अपने प्रभार वाले जिलों में आयोजित हो रहे ब्लॉक स्तरीय शिविरों का निरीक्षण करेंगे। गहलोत कैबिनेट में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उनमें खास है कि कृषक कल्याण कोष के लिए 500 करोड़ का अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण लिया जाएगा। कोई आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को मिल सकेगी। अनुकंपात्मक नियुक्ति की जाएगी। एकल महिलाओं के बच्चों को अब जाति और आय प्रमाण पत्र मिल सकेगा। प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्रदेश के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। बैठक में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पट्टे, पेंशन और विभिन्न प्रमाण पत्रों के साथ ही अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर बैठक में चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में किए गए फैसलों से किसानों, महिलाओं, पेंशनर्स और कार्मिकों को साथ ही आम लोगों को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा किए गए नीतिगत बदलावों से राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बन गए हैं। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में राजस्थान 7.95 मेगावाट और ऊर्जा के स्थापित क्षमता के साथ कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए देश में पहले पायदान पर आ गया है। कोविड की विषम परिस्थितियों के बावजूद विगत मात्र 8 माह में ही राजस्थान में 2348.46 मेगावाट नई और ऊर्जा की क्षमता स्थापित की गई है। इस अवधि में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है। राजस्थान को सौर ऊर्जा का हब बनाने के लिए गहलोत ने नई ऊर्जा नीति 2019 जारी की थी। इसके साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2019 यानी कि रिप्स में इस क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की नीतियों का परिणाम रहा कि राजस्थान इस क्षेत्र में देश और दुनिया के निवेशकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। राजस्थान ने वर्ष 2021 में सौर ऊर्जा के ग्राउंड माउंट रूफ टॉप और ऑफ ग्रिड सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की है। गौरतलब है कि MNRI की रिपोर्ट में गुजरात 5,708 मेगावाट क्षमता के साथ तीसरे, तमिलनाडु 4,875 मेगावाट क्षमता के साथ चौथे तथा आंध्र प्रदेश 4,380 मेगावाट के साथ 5वें स्थान पर है। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने की दिशा में राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2019 निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कड़े शब्दों में हिदायत दी है कि परीक्षा को लेकर इंतजामों में किसी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, पेपर लीक और नकल हुई तो इसमें संलिप्त सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही स्कूल के संचालक की भूमिका सामने आने पर स्कूल की मान्यता स्थायी तौर पर रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही गहलोत ने सभी अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि रोडवेज बसों के अलावा निजी बसों की व्यवस्था कर अभ्यर्थियों को फ्री यात्रा की सुविधा दी जाए। साथ ही पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी और नकल जैसे मामलों में संलिप्त कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल गिरोह द्वारा नकल कराने से अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में नकल गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, किसी भी परीक्षा केंद्र पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर CCTV लगाए जाएं। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रश्न पत्रों के प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने और वहां खोलने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए।
उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा में शामिल होने वाले हमारे नौजवान अभ्यर्थी आने वाले समय में प्रदेश का भविष्य हैं। ऐसे में परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों, विशेषकर महिला अभ्यर्थियों को ठहरने एवं खाने पीने की परेशानी होती तो पर जनप्रतिनिधि, समाज सेवी एवं स्वयंसेवी संस्थान आगे बढ़कर इन अभ्यर्थियों की मदद करें। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं से बात कर उन्हें मदद के लिए तैयार करें। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन से जुड़े समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इन अभियानों से जुड़े अधिकारी एवं कार्मिक पूरी तरह गंभीरता एवं सेवा भाव के साथ लोगों के काम को पूरा करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 को लेकर राज्य मंत्री परिषद के सदस्य एवं उच्च अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम जन की समस्याओं को मौके पर ही निरस्त कर देना, उन्हें राहत देना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। हमारी पिछली सरकारों में भी जिस भावना के साथ इन अभियान को सफल बनाया गया, उसी प्रकार आगामी 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे अभियान को सफल बनाने हैं। उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले हर फरियादी की समस्या को अधिकारी पूरी संवेदनशीलता से सुने और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाएं। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने प्रस्तुतिकरण में बताया कि प्रशासन शहरों के साथ अभियान में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के मुख्य चरण की शुरुआत के पहले दिन 2 अक्टूबर को ही दिन में 50 से 1 लाख तक पट्टे देने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान सरकार ने दीर्घकालिक कृषि लोन लेने वाले काश्तकारों के लिए 5% ब्याज अनुदान की योजना लागू की है। इसके अमल में आने पर सही समय पर लोन चुकाने वाले काश्तकारों को 5% की ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। आंजना ने बताया कि योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लेने पर लोन पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्य बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है। उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि कार्य के लिए लोन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती है। एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसले लेते हुए इसे 1 अप्रैल 2021 तक लागू किया है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में लोन लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन कृषि लोन 10% की ब्याज दर पर देय होता है और समय पर लोन चुकाने वाले कृषकों को 5% ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र में और किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। बुधवार को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि अगले साल से राज्य सरकार अलग से कृषि बजट पेश करेगी। उन्होंने यह भी बताया था कि हमारी सरकारी किसानों को सस्ते दरों पर बिजली मुहैया करा रही है और कृषि कार्य के लिए किसानों को सिर्फ 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दिया जा रहा है। अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय की एक हरकत पर लोग तंज कर रहे हैं। कार्यालय के बाहर लगे कोरोना के तहत अभियान नो मास्क नो एंट्री के फ्लैक्स पर सीएम अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की फोटो पर ही फ्लैक्स का सफ़ेद कपड़ा लगाकर ढक दिया गया। वह भी तब जब कार्यालय परिसर में आम जन को राहत देने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित किया जा रहा है। एडीए की हिमाकत से कांग्रेसियों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आम जन को राहत देने और भूखंडों के नियमन के लिए शिविर आयोजित किया जा रहा है। सैकड़ों लोग शिविर में अपने कार्य के लिए आ रहे हैं। खास बात यह है कि शिविर के माध्यम से लोगों को राहत मिल रही है, अलग बात है, लेकिन जिनके कंधों पर शिविर को सफल बनाने की जिम्मेदारी है, उनकी सरकार के प्रति सोच कैसी है, ये कार्यकाल के बाहर सरकार के कोरोना को लेकर शुरू किए गए नो मास्क नो एंट्री के फ्लैक्स को देखकर लगाया जा सकता है। फ्लैक्स पर लगी सरकार के मुखिया
सीएम अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के चित्रों को फ्लैक्स के सफेद कपड़ों से ढक दिया गया है। शिविर में आने वाले सैकड़ों लोग की नजर उन पर जाती है। इसकी खबर जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष देशराज मेहरा को लगी तो उन्होंने एसटीए कार्यालय में विरोध जताया। इसका असर भी हुआ। एक गेट के फ्लैक्स पर सीएम अशोक गहलोत और शांति धारीवाल के चित्र से फ्लैक्स के सफ़ेद कपड़ों को हटा दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अन्य फ्लैक्सों पर अब अजमेर विकास प्राधिकरण सरकार को चुनौती देती नजर आ रही है। मेहरा ने सीएम निरंजन आर्य और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को व्हाट्सएप पर वीडियो फोटो भेजकर इस मामले की जानकारी दी है। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। द्रव्यवती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बदहाली पर भाजपा प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सुबह 3 ट्वीट किए। उनके ट्वीट को सांसद रामचरण बोहरा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रीट्वीट भी किया है। राजे ने लिखा कि नदी भाजपा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये राजधानी लाखों लोगों की उम्मीद भी है। इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय जनहित के नजरिए से देखा जाए ताकि यह प्रोजेक्ट पर्यटन स्थल के रूप में देश और दुनिया में एक उदाहरण बन सके तथा जयपुर की सुंदरता में 4 चांद लगा सके। राजे ने लिखा कि हमने एक संकल्प लिया है और 1400 करोड़ रुपए की लागत से एक गंदे नाले को सुंदर एवं स्वच्छ नदी के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में हम आगे बढ़े। इसका कार्य पूरा होते ही 47 किमी लंबी नदी एक नए खूबसूरत और स्वच्छ जयपुर की छवि में निखर कर सामने आई थी, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से प्रोजेक्ट अब अर्थव्यवस्था का शिकार हो गया है। जयपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे शातिर बांग्लादेशी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए अपराधी से करोड़ों की चोरी, नकबंदी छिनौती की वारदातें का खुलासा हुआ है। जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर अपराधी मोहम्मद रुजाक फ्लाइट और ट्रेन के जरिए जयपुर आता था और अपने साथियों के यहाँ ठहरता था। फिर रेकी कर शहर में नकबंदी चोरी की वारदातों को अंजाम दे फ्लाइट और ट्रेन के जरिए बांग्लादेश लौटकर गुमनाम हो जाता था। पुलिस की माने तो बीते दिनों शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक नकबंदी की वारदात हुई थी। वारदात के खुलासे में जुटी पुलिस ने सूचना जुटाते हुए आरोपी को चिन्हित किया है, लेकिन आरोपी पुलिस से बचने के लिए फरारी काटता रहा है। पुलिस ने एक मुखबिर आरोपी के साथ लगाया और उसे पकड़ने के लिए मौके का इंतजार किया। अचानक पुलिस को ट्रेन के जरिए आरोप के कोलकाता होते हुए बांग्लादेश भागने की सूचना मिली। सूचना पर जयपुर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क कर आरोपी को कानपुर में डिटेन किया और जयपुर ले आई। आरोपी सोने और चांदी के ज्वेलरी के अलावा अन्य कीमती सामान और नकदी अपने साथ ले जाता था। आरोपी ने बांग्लादेश में 3 शादियां कर रखी थी। पुलिस ने आरोपी से एक पासपोर्ट भी बरामद किया है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी वारदातों को अंजाम देने के बाद फ्लाइट के जरिए भारत से बांग्लादेश भाग जाता था। पैसा खत्म होने के बाद फिर वारदात करने जयपुर आता था। जयपुर शहर में पेयजल व्यवस्था के लिए 3000 से ज़्यादा ट्यूबवेल और 20 से ज़्यादा बीसलपुर सिस्टम से जुड़े पंप हाउस हैं। सुबह और शाम पेयजल सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आए, इसलिए ट्यूबवेल और पंप हाउस 24 घंटे चलते हैं। लेकिन अब जलदाय विभाग इनके संचालन पर सालाना आ रहे बिजली के 155 करोड़ रुपए के भारी भरकम बिल से जलदाय विभाग के सांसें फूलने लगी हैं। छुटकारा पाने के लिए जयपुर शहर जलदाय विभाग ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर सौर ऊर्जा के शरण में जाने की तैयारी कर रहा है। विभाग शहर में ब्रह्मपुरी और लक्ष्मण डूंगरी पंप हाउस पर उच्च विद्युत उत्पादन क्षमता के सोलर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। जलदाय विभाग के अफसरों के अनुसार अभी यह स्थिति है कि जो नलकूप पानी दे रहा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन सैकड़ों नलकूप ऐसे हैं जो सूख चुके हैं, लेकिन वे भी 24 घंटे चल रहे हैं। विभाग की योजना के अनुसार अभी ब्रह्मपुरी और लक्ष्मण डूंगरी पर ये सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज भी कुछ समय पहले बिजली के भारी भरकम बिल से परेशान था, लेकिन यहाँ 100 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। अब सालाना 70 लाख रुपए के बिजली के बिल की बचत हो रही है। इस राशि को कॉलेज व एसएमएस अस्पताल में मरीजों को उपचार की सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च किया जा रहा है। अतिरिक्त बिजली के उत्पादन से कॉलेज की कमाई भी हो रही है। एमआई रोड 532
स्थिति एक रेस्टोरेंट पर गुरुवार को भोजन करने आए जालौर के भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग की कार का शीशा तोड़ बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। हालांकि बाद में विधायक का बैग पकड़े जाने के डर से गैंग के सदस्य कुछ दूर जाने के बाद सड़क पर फेंक कर भाग गए। बाद में कुछ युवकों ने कोतवाली थाना पुलिस को बैग सौंप दिया। बैग में लैपटॉप, कपड़े और अन्य सामान रखा था। गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे MI रोड पर गाड़ी खड़ी कर साथियों के साथ भोजन करने रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। 2:15 बजे बाहर निकले तो कार को पीछे वाला शीशा टूटा हुआ था और सीट पर रखा बैग गायब था। प्रत्याशियों को बताया कि कार के पास 10-12 वर्ष की एक बालिका आई और कांच पर हाथ रगड़ते हुए चली गई। कुछ देर पहले उसी उम्र की दूसरी बालिका आई और कांच को जोर देकर तोड़ दिया। उसमें रखा बैग लेकर कुछ दूर तक चली गई। वहां पर एक युवती को बैग दे दिया। गैंग इस तरह वारदात करती है, यह सुनकर सन्न रह गए। उसी समय घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि उनका बैग मिल गया है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट वालों ने भी वहां आने वाले लोगों की गाड़ियों की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात नहीं कर रखा है। 26 सितंबर को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 के लिए परीक्षा सामग्री राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से विभाजनवार शुरू कर दिया गया है। परीक्षा प्रदेश के 3,993 सेंटर पर 26 सितंबर को 2 चरणों में होगी और इसके लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ने वेबसाइट पर डाउनलोड कर लिया है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए हर परीक्षा केंद्र पर 2 पुलिस कर्मियों को व 2 महिला पुलिस कर्मियों के साथ 2 होम गार्ड जवान की तैनाती रहेंगे। इसके अलावा बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी केवल पेन व पेंसिल लेकर आए, कोई भी कीमत वस्तु लेकर ना आए। बता दें कि अभ्यर्थी के लिए 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र खोल दिए जाएंगे और आधे घंटे पहले केंद्र बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए बोर्ड ने अनुरोध किया है कि परीक्षार्थी समय पर केंद्र पर पहुंचे। गौरतलब है कि इस परीक्षा में 16.91 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। 2 लेवल पर 2 चरणों में हो रही परीक्षा में कुल 25,71,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। राज्य के बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों की सुरक्षा की संख्या करीब 2,70,000 से अधिक है। कोविड प्रोटोकॉल की पालन के साथ होगी परीक्षा। पहली रीट लेवल 2 पहली पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी और लेवल 1 तक की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। राजस्थान पुलिस में बयावर DSP रहे हीरालाल सैनी और जयपुर के महिला कांस्टेबल के अवैध संबंधों की कहानी में नित नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों का स्विमिंग पूल वाला अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद अब इनकी कॉल डिटेल्स देकर पुलिसकर्मी दंग रह गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद व्यावर CO हरीलाल सैनी ने अपने सफाई में कहा था कि वे महिला कांस्टेबल को जानते तक नहीं। वीडियो एडिट करके बनाया गया है। जांच में स्थिति साफ हो जाएगी। अब वाकई जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि DSP सफ़ेद झूठ बोल रहे थे। यह हम नहीं बल्कि DSP व महिला के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड कहा जा रहा है। पुलिस जांच में DSP हीरालाल सैनी व महिला कांस्टेबल की फ़ोन कॉल डिटेल खंगाली गई है, जिसमें पता चला कि इनके बीच बीते 1 साल में 5,500 बार फ़ोन पर बातचीत हुई है। इस हिसाब से ये रोजाना औसतन 15 बार बात करते थे। DSP हीरालाल सैनी की चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया कि निलंबन के बाद DSP महिला कांस्टेबल के साथ होटल में पहुंच गया था और जबकि उसे निलंबन अवधि के दौरान पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होने की इस तरह वह ब्यावर में DSP रहते हुए उच्च अधिकारियों को बताए बिना जिले से बाहर चला जाता था। बता दें कि राजस्थान के झुंझुनू जिले के बड़ा गांव निवासी हीरालाल सैनी प्रमोट होकर DSP बना था। बीते 3 साल से ब्यावर में तैनात था। इधर नागौर निवासी महिला जयपुर में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थी। दोनों के बीच 5 साल से दोस्ती थी। 8 सितंबर को DSP व महिला का स्विमिंग पूल में 6 साल के बेटे की मौजूदगी में अश्लील करते का वीडियो वायरल हो रहा था। 9 सितंबर को उन्हें उदयपुर के होटल से SOG ने पकड़ लिया था। राजस्थान के दूरसंचार विभाग के लाइसेंस सर्विस एरिया के उप महानिदेशक सिद्धवार्थी पोखरान ने कहा कि मोबाइल टावर से निकलने वाले EMF सिग्नल पर हुए गहन सोच से यह सिद्ध हुआ है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले विकिरण से स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा
मोबाइल टावर जरूरी व सुरक्षित विषयों पर बृहस्पतिवार को आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए पोखरना ने कहा कि मोबाइल का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए अच्छी कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल टावर की संख्या बढ़ानी भी आवश्यक होती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के बारे में प्रचलित धारणाओं और गलत सूचनाओं का निराकरण करने के लिए लोगों तक सही एवं आधिकारिक जानकारी पहुंचना जरूरी है। दूरसंचार विभाग के निदेशक राकेश कुमार मीना ने वेबिनार के दौरान मोबाइल टावर से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि दूरसंचार विभाग टावर से निकलने वाली विकिरण की लगातार निगरानी करता है और इस पर नियंत्रण का कार्य भी करता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य में किसी भी मोबाइल टावर से निर्धारित मानक से अधिक विकिरण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर कड़े आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है जो 20 लाख रुपए प्रति घंटा हो सकता है। उन्होंने बताया कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक से भी 10 गुना अधिक कड़े मानक तय किए गए हैं, जिसमें आमजन की विकिरणों के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही मोबाइल टावर की लगातार जांच की जाती है। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी से विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कोट बांध में डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार को राजेंद्र सिंह गड़ा कोट इलाके के दौरे पर थे। रात के समय जब उन्होंने देखा कि कोट बांध में पानी आया हुआ है तो उन्होंने अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई और अचानक ही बांध में कूद गए। राजेंद्र सिंह गड़ा ने करीब आधे घंटे तक बांध में चारों ओर घूमा और वीडियो में ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि वह अच्छी बारिश का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। बारिश के बाद बांध में पानी आया है। उन्होंने कहा कि इस बांध में फिलहाल करीब 15 फुट पानी है जहां पर वे खड़े हैं। इसके अलावा वे भी बांध को लेकर अपने समर्थकों और ग्रामीणों से बांध के पानी में डूबते डूबते ही बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार गढ़ा बांध में कूद चुके हैं। उन्हें दरअसल बांध के पानी में नहाना अच्छा लगता है, इसलिए वे कई बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन कल रात को उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद लोगों में ये वीडियो पसंद किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।